बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक इस चैप्टर के अंदर ना मेरे अकॉर्डिंग दो टॉपिक्स हुए हैं। एक टॉपिक जो है वो हुआ है पहला टॉपिक जिसमें वर्क का टॉपिक किया था हमने। उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक करवाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसा ही है, मैं सही बोल रहा हूँ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो टॉपिक्स हैं जो मैंने कवर करवाए हैं, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक वर्क, उसकी टाइप्स और ये सब जो है ना। तो मैं लाइन से इसी तरह से काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखो आज का जो टॉपिक है पहले इसको 2 मिनट के अंदर समझ लेते हैं। मेरे नज़दीक इसकी औकात हार्डली 5 मिनट की, यानी अगर मेरी रिकॉर्डिंग होगी तो 10 to 15 मिनट्स के अंदर ये टॉपिक हमारा निपट चुका होगा। लेकिन पहले समझ लो, फिर मैं प्रॉपर वे में लिखवा दूंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना लिखवाने में होता है, तो समझ लेना पे इस टॉपिक को। मेरा देखो, वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है, या सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। इधर देखो बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा सा ना खामोश रहेगा क्योंकि गले में इंतहाई कोई तकलीफ है इस वक्त और आवाज़ जो है ख़राब है, तो सुनेंगे तो तवज्जो के साथ समझ में आएगा और आपको और मुझे दोनों को आसानी होगी। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, देखो दो तरह से मूवमेंट हो सकती है ना, या तो हॉरिजॉन्टली हो सकती है या तो वर्टिकली हो सकती है। एक और भी होती है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों मूव करते हैं, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट और मोशन इन 2 डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, वो अलग है। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। एक तो वर्टिकल होते हैं, मैं लिफ्ट में जाऊँ, मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, मैं ऊपर चला गया, मैं नीचे आ गया, ये वर्टिकल है। और मैं अपने घर से यहाँ आया हूँ, या यहाँ से मैं ऑफिस में जाऊँगा, ऑफिस से मैं यहाँ आऊँगा, ये कौन सी मोशन है? बोलो ना भाई, कौन सी मोशन है? हॉरिजॉन्टल मोशन है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि अगर बिलफर्ज आप हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं, अगर आप कौन सी मोशन कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल मोशन करते हुए आपका जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यानी जो, और ये हकीकत है, क्योंकि याद रखना जब वर्टिकल मोशन करते हैं ना तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ऊपर जब हाइट में चेंज आता है तो जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो जब हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी आप वर्क एनर्जी थ्योरम अभी हाथ के हाथ याद कर सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि अगर बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली क्या कर रही है? मूव कर रही है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्या होगा? बराबर होगा। अब इसको जरा इंग्लिश में पढ़ो मेरे साथ। इफ अ बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली देन वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद हो गया? फिर से बताओ क्या है? इफ अ बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली देन वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे लगता है कि हाथ के हाथ याद हो गया है। ऐसा ही है, लेकिन इनको जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हर चीज प्रूफ चाहिए इनको ना, तो ये कहते हैं प्रूफ भी कर दो, तो आप प्रूफ भी कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कहूं, अच्छा ये लिखेगा मत, अभी मैं इसकी प्रॉपर वर्डिंग लिखवाऊंगा। इसकी प्रूफ की अगर बिल्कुल बात करें ना, अब मैं इसके 2 मिनट के अंदर प्रूफ करवा दे रहा हूं, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है? अब कैसे करेंगे जरा देखना। देखो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सेकंड इक्वेशन सेकंड बोल रहा हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, तो आप कहेंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहां से ए को सब्जेक्ट बना लूं तो मेरा बेटा ए बराबर आएगा किसके? वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2s। ऐसा ही है, ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? ए की वैल्यू निकाल ली। ये इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देता हूं मैं इसको? 1 का। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। गली गली के बच्चे को ये वाला फॉर्मूला पता होता है, और आपको पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता कि F इजिकल टू क्या होता है? ma। तो अगर मैं इसके आगे लिख दूं यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सी? 1, तो मेरा बेटा ये बन जाएगा F इज इक्वल टू m, तो m रहेगा a की जगह आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 2s। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी? 2। बोलो क्लियर है यहां तक की बात है? अब अगर बिलफर्ज ये बात समझ में आ गई है तो आपको एक और बात भी बताता चलूं कि वर्क डन जो होता है ना, W का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डी या एफ एस।
यानी वर्क डन एफ डॉट डी के बराबर होता है या फिर एफ डॉट एस के बराबर होता है। आप कहेंगे सर ये वाली बदतमीजी क्यों, एफ डॉट डी लिखे ना, हॉरिजॉन्टल मोशन है ना, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्टेंस को एस बोला जाएगा। दूसरी बात ये कि आप एफ डॉट डी बोल दो, एफ डॉट एस बोल दो, कोई कयामत वाली बात नहीं है, एफ एस भी फार्मूला वर्क का ही होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ डॉट एस। यहां पर क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली, यानी ये एक बॉडी है और उसकी इमेजिन कर लीजिए इनिशियल वेलोसिटी जो है, जो शुरू में वेलोसिटी है वो वी आई है, और वो बॉडी मूव करके एक नए पॉइंट पे पहुंच रही है, और इसकी इस पॉइंट पे यानी फाइन वेलोसिटी जो है वो वी एफ है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, एस है, और इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो एफ है, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, एस। तो मेरा बेटा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं कि बॉडी तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है, तो मैं बोल सकता हूं कि हेयर जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। याद रखना जब 0 डिग्री होता है ना तो W इक्वल टू एफ डॉट एस में cos 0 आ जाता है। जब cos 0 आ जाता है वो क्या आ जाता है, 1, तो फार्मूले में डॉट हट जाता है और डायरेक्ट फार्मूले क्या लग जाता है, W इक्वल टू एफ एस। W इक्वल टू क्या लग जाता है, आपके पास एफ एस लग जाता है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो गया, एफ एस। यहाँ तक क्लियर है। यानी इसको मैं चाहूँ तो लंबी भी कर सकता हूँ, एफ डॉट एस बनाऊँ, फिर एफ एस कॉस थीटा बनाऊँ, फिर cos 0 पुट करूँ, cos 0 कितना पुट करूँ, 1, तो उसने क्या बन जाना है, एफ एस ही बन जाना है। अच्छा, W इक्वल टू एफ एस हो गया, क्लियर है यहाँ तक। मेरा बेटा अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा, W इक्वल टू एम वी एफ स्क्वायर अपॉन वी आई स्क्वायर अपॉन 2s इंटू एस। समझ में आया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। मेरा बेटा कुछ भी नहीं हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 से ही जो f की वैल्यू है ना, ये देखें f की वैल्यू, इसको उठाया है और इस f की जगह पे मैंने पुट किया है c, ये f आ गया और ये s आ गया। कोई प्रॉब्लम है, फिर से देख लीजिए, f की जगह उसकी वैल्यू आ गई है, s से s क्या हो गया, कैंसिल। बेटा जब s से s कैंसिल हो गया बचा कौन, m, और अंदर कौन बचा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचा, 2। अब इस 2 को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, इस 2 को सेपरेट का मतलब ये है, इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इस 2 को मैं इस वी एफ के साथ भी लिख रहा हूँ और इस 2 को मैं वी आई के साथ भी लिख रहा हूँ। तो जरा बताइएगा कि W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m तो ऐसे ही रहेगा, वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। स्टेप समझ में आ गया। अब मैं m को दोनों से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। जब दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताओ क्या बन जाएगा, एम वी एफ स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम वी आई स्क्वायर अपॉन 2। बोलो समझ में आ गया यहाँ तक, सही है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी एम वी स्क्वायर अपॉन 2। देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 एम वी स्क्वायर के, ऐसे ही ना। तो ये 1/2 एम वी स्क्वायर लिखो या एम वी स्क्वायर अपॉन 2 लिखो, बात क्या है, बोलो ना भाई, क्या है, एक ही है ना, मतलब एक ही है। तो एम वी एफ स्क्वायर अपॉन 2 को क्या मैं कह सकता हूं कि ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एम वी स्क्वायर अपॉन 2 अगर काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो एम वी एफ स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और एम वी आई स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। और फाइनली फिर फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, जो कि किसके बराबर आ गया, वर्क के बराबर आ गया। समझ में आ गया, यहां से लेकर यहां तक का इसका प्रूफ क्लियर है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। अब आप तमाम बच्चे हेडिंग डालें वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए इट स्टेट्स दैट, कुछ भी क्वेश्चन बना लो, वर्क एनर्जी थ्योरम की बस हेडिंग डाल दो, हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम और लिखो इट स्टेट्स दैट, वर्क एनर्जी थ्योरम की हेडिंग डालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इट स्टेट्स दैट, अब इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, इफ अ बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली, if a body moves horizontally, if a body moves horizontally
if a body moves horizontally, if a body moves horizontally, then total work done of a body is equal to the, then total work done of a body is equal to the total, क्या लिखा है मैंने, total work done of a body is equal to the change in kinetic energy, change in kinetic change in kinetic energy if no dissipating force, if no dissipating, 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 ये देखो dissipating dissipating forces are operating, dissipating forces are operating, operating. मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं. If a body moves horizontally, then total work done is equal to the change in kinetic energy if no dissipating force is operating. ठीक है. अच्छा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करो. अच्छा, डिसिपेटिंग फोर्स कहते हैं अनबैलेंस फोर्स को, बिखरी हुई फोर्स होती है, अनबैलेंस, इनडायरेक्ट, जो अनबैलेंस फोर्स होगी उसको डिसिपेटिंग फोर्स आप समझ लें. कि यानी अगर एक ऐसी फोर्स, यानी कोई एडिशनल फोर्स अगर नहीं लग रही है, तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होगी, तो उस हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. ठीक है. अगर बिलफर्ज आपके पास कोई डिसिपेटिंग फोर्स ऑपरेट इस पे ना हो रही हो. क्लियर है यहां तक. अब हेडिंग डालो प्रूफ, PROOF. देखो, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m. स्टेटमेंट समझ में आ गई ना, जो बताई थी वही लिखवाई है. consider a body of mass m, consider a body of mass, inverted commas में small m, consider a body of mass m is moving with initial velocity vi, is moving with initial velocity inverted commas में vi, and after covering a distance s, ये वाला s, कैपिटल S, inverted commas में, and after covering a distance s, its final velocity s for yes, distance s, its final velocity becomes vf, its final velocity becomes vf, final velocity becomes vf, then according to Newton, then according to third equation of motion, then according to third equation of motion, अभी तक देखो यहां से समझ गए, राइट डाउन कर लो. टॉपिक हमारा खत्म शुद्ध. जल्दी से राइट डाउन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.